अब हम पढ़ते हैं टॉपिक 4.2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो हमने देख ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज से अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल, तो आपको केमिकल प्रॉपर्टी से डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये मटेरियल मेटल है या फिर नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या करना है कि हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग बार, एक बार ऑक्सीजन के साथ, एक बार ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ हमें रिएक्ट कराना है और हमें देखना है कि जो फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हमें आपने रस्टिंग ऑफ आयरन तो देखा होगा, ब्रिजेस में भी बहुत सारे रस्ट हो जाते हैं। इसको प्रोटेक्शन के लिए मैं आगे फर्दर क्लासेस में आपको बताऊंगी कि अपन क्या करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने नॉर्मली घर के अंदर ही देखा होगा, और मैग्नीशियम रिबन हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस करते हैं। हमें क्या करना है, आयरन को लेना है और उसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमें क्या मिल जाता है, रेस्ट। फॉर्मूला में हम देखें तो ये आयरन है Fe, ऑक्सीजन O2, वाटर H2O, हमें क्या दे रहा है, रेस्ट, Fe2O3.XH2O। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg + O2 गिव्स 2MgO। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं हम ये अपने नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हमने देखा किसी भी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस मेटल का ऑक्साइड, ये भी आयरन का ऑक्साइड है और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। तो किसी भी मेटल को जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, उस मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। एक्टिविटी 4.3 में क्या करना है कि हम रस्ट लेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें रस्ट मिल जाता है। तो रस्ट आपको नॉर्मली अपने घरों में भी मिल जाएगा, खिड़की दरवाज़ों पे। तो आपको रस्ट लेना है, उस रस्ट को आपको पानी के साथ मिक्स करना है। तो आप ये देखोगे कि रस्ट ना अच्छे से घुल नहीं पाएगा पानी के साथ, वो सस्पेंड हो जाएगा वहाँ पे। तो थोड़े से सोल्यूशन को आपको बाहर निकालना है और आपको उसके अंदर एक बार रेड लिटमस पेपर को डिप करना है और एक बार ब्लू लिटमस पेपर को डिप करना है। रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो सोल्यूशन क्या होता है अपना, बेसिक इन नेचर। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो वो सोल्यूशन अपना क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो इस वाले रस्ट वाले सोल्यूशन में जब हम रेड लिटमस डालेंगे तो रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू। और इससे हमें ये क्या पता चलेगा कि रस्ट का नेचर क्या है, बेसिक इन नेचर। और अगर हम ब्लू लिटमस पेपर का डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब वो एसिडिक इन नेचर नहीं है। तो जनरली ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं कि किसी भी मेटल का नेचर क्या होता है। रस्ट क्या है, आयरन से बना है और आयरन क्या है, मेटल। तो ये एक्टिविटी शो करी है कि मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है। मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, बेसिक, दे आर बेसिक इन नेचर। वैसे ही आपको क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आप मैग्नीशियम के रिबन को आप जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगेन आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आप देखोगे, और उसके अंदर फिर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस डालोगे तो सेम वही होगा कि जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू। इसका मतलब जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो भी क्या है, बेसिक इन नेचर। तो इन दोनों एक्टिविटीज से हमें ये पता चलता है कि मेटल्स के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितने भी हमारे कॉपर के वेसल्स होते हैं, अगर उनको हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो कुछ टाइम बाद उनके अंदर ग्रीनिश कलर की कोटिंग नजर आती है। उस ग्रीनिश कोटिंग की वजह से उनका जो अपीयरेंस क्या हो जाता है, वो डल हो जाता है। केमिकल रिएक्शन देखें अपन तो कॉपर को मॉइस्ट एयर जिसके अंदर वाटर, CO2 और O2 है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक ग्रीन कोटिंग कॉपर के वेसल के सराउंडिंग में फैल जाती है जो कि इससे डल अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है। इसके लिए हम एक्टिविटी 4.4 देखते हैं। हमें क्या लेना है, पाउडरी फॉर्म में सल्फर लेना है और डिफ्लिग्रेटिंग स्पून। डिफ्लिग्रेटिंग स्पून क्या होती है, ऐसे स्पून, इसके अंदर हमने क्या रखा है अपना पाउडर फॉर्म में सल्फर, और एक ग्लास जार के अंदर रख के हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाना है। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हमने बंद किया और यहाँ पे क्या SO2 गैस रिलीज हो गई। SO2 गैस जैसे ही रिलीज होगी हमें इस ग्लास जार का थोड़ा सा ढक्कन खोलना है और इसके अंदर फटाफट से
वाटर ऐड कर देना है। जब हम SO2 को HO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें H2SO3 मिलेगा, जो कि क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। अब हमें वही टेस्ट करना है, रेड लिटमस पेपर लेंगे और ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। इस सॉल्यूशन के अंदर जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा पेपर का, और जब ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा, ब्लू कलर को किस में चेंज कर देगा, एसिड में, जिससे क्या प्रूव होता है कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो दोनों एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होंगे और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर। और हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियोस 2 बार देखनी है, एक बार इसे कंटिन्यू देखें और सेकंड टाइम आप इसे अपनी NCERT बुक के साथ साथ रेफर करें। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विच मीन्स लॉट्स टू मी। उससे पहले आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं या बेसिक इन नेचर होते हैं। तो हमें क्या करना है कि सोडियम एक मेटल है, वो इतना रिएक्टिव मेटल है कि हमें उसको किस में स्टोर करके रखना पड़ता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखना पड़ता है। वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ही विग्रियसली रिएक्ट करता है और लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। तो हम एक्टिविटी 4.5 में क्या करेंगे, एक ग्लास जार लेंगे। इस ग्लास जार के अंदर पहले से वाटर है, तो हमें क्या करना है कि केरोसिन ऑयल के अंदर हमने सोडियम रखा हुआ है, उसको बहुत ही सावधानी से बाहर निकालना है। फिल्टर पेपर में उसे पहले कट करना है, फिर फिल्टर पेपर से उसे साफ़ करके उसे कॉटन के अंदर लपेट के रख देना है। एक ग्लास जार लेंगे, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, जो सोडियम हमने कॉटन के अंदर रैप करके रखा है वो इसके अंदर डाल देना है। अब हमने सोडियम इसके अंदर डाल दिया तो इसके अंदर क्या है, वाटर, और ऊपर से क्या मिल रहा है उसे, ऑक्सीजन। तो इतना विग्रियसली रिएक्ट करेगा ये। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये ग्लास जार को हाथ लगा के देखोगे तो ये ग्लास जार बहुत ही गर्म होगा, क्योंकि इसने लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी बाहर निकाली है। तो हमने ये देखा है कि सोडियम एक मेटल है, वो उसने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया। तो हमें ये प्रूव होता है कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। आयरन भी क्या है, एक मेटल है, वो इतना तेज़ रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे वो भी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये पता चलता है कि मेटल्स भले ही तेज़ हो या धीरे, पर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। वही नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट करते हैं एयर। इसका एक एग्जांपल है फॉस्फेरस। फॉस्फेरस भी बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। वो जब भी हम उसको एयर के एक्सपोज करेंगे, एयर के साथ उसको एक्सपोज करेंगे तो फायर को ईजिली कैच कर लेता है। इसलिए हम फॉस्फेरस को किसके अंदर स्टोर करते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। तो फॉस्फेरस क्या है, एक नॉन मेटल है और उसको हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वाटर के अंदर। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें ग्लास ट्यूब्स लेनी है। उस ग्लास ट्यूब्स के अंदर एक के अंदर हमें मैग्नीशियम डालना है, दूसरे के अंदर एल्यूमिनियम, सी के अंदर आयरन, डी के अंदर कॉपर, ई के अंदर चारकोल, एफ के अंदर हमें सल्फर डालना है। तो ये पांच ग्लास ट्यूब हमने ले ली और इनको ABC मेंशन करना है। तो उसके अंदर क्या करना है, हमें 5 ml HCl डालना है। क्या डालना है, HCl डालना है। अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि जब ये कोल्ड रहेगा, अगर ये रिएक्ट नहीं करेगा, आपको ऐसा लग रहा है इसका रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा हीट प्रोवाइड करके थोड़ा वार्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके पास एक जलती हुई मैच स्टिक को लेके आना है। ये मैच स्टिक जल रही है, तो जब ये मेटल HCl के साथ किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, और ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही जलते हुए मैच स्टिक के पास आएगी तो एक पॉप साउंड निकलेगी। तो आप ये देखोगे मैग्नीशियम में पॉप साउंड निकल रही है, एल्यूमिनियम में निकल रही है, आयरन में निकल रही है, कॉपर में निकल रही है, बट चारकोल और सल्फर में नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, और जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं विद द पॉप साउंड। कुछ मटेरियल अगर HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे तो उस केस में हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और फिर रिएक्शन को देखना है। फिर हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि वो मटेरियल्स के साथ रिएक्ट हो रहा है। इस एक्टिविटी में आप देखोगे कि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, ना ही वार्म कंडीशन में रिएक्ट कर रहा है, ना ही कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट करना है। तो हमें कॉपर के केस में क्या लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालनी है, और उसके बाद देखेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, और मेटल सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। वही नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं।
एक्टिविटी 4.7 में हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, इसके अंदर हमें वाटर डालना है, वाटर के साथ हमें एल्यूमिनियम फॉयल डालना है। तो एक ग्लास ट्यूब के अंदर हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसके अंदर हमने वाटर भी डाल लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। फिर हम एल्यूमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा इसके अंदर डालेंगे। किसका डालेंगे, एल्यूमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा इसके अंदर डालेंगे। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। वही जलते हुए मैच स्टिक इसके पास लेके आनी है, हाइड्रोजन गैस जैसे इसे टकराएगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल। जब भी एक मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा विद द पॉप साउंड। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी कि मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। वही नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट इनकी रिएक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इसको समझने में एक्टिविटी करते हैं। हमें क्या करना है कि 100 ml के 5 बीकर लेने हैं, A, B, C, D, E। उसके अंदर 50 ml वाटर रखना है। A के अंदर हमें कॉपर सल्फेट डालना है, B के अंदर कॉपर सल्फेट डालना है, C के अंदर जिंक सल्फेट डालना है, D के अंदर आयरन सल्फेट डालना है और E के अंदर हमें दोबारा से जिंक सल्फेट डालना है। A के अंदर हमें डिप करना है जिंक के पीस को, B के अंदर आयरन के पीस को, C के अंदर कॉपर के पीस को, D के अंदर कॉपर के और E के अंदर हमें आयरन के पीस को रखना है। फिर हमें देखना है कि कौन कौन से बीकर के अंदर रिएक्शन शो कर रही है और किस किस के अंदर रिएक्शन शो नहीं कर रही। हम देखेंगे जो हमारा कॉपर सल्फेट के अंदर हमने जिंक के ग्रैन्युल्स डाले तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, यानी कि जो CuSO4 की जगह कॉपर हट गया, वहाँ पे क्या आ गया, जिंक सल्फेट। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग निकाल दिया। तो हम देखेंगे रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था और जब जिंक के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को पाउडरी रेड कलर में वो बॉटम के अंदर बैठ गया, यानी कि रेड कलर लेके वो कॉपर क्या हो गया, बैठ गया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वियस सॉल्यूशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ये है या फिर ये है। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। तो जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से और आयरन रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो इससे हमें ये प्रूफ होता है। हमने अब आपको ध्यान से देखना है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से और कॉपर से। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव डाला तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और हमें क्या मिला, ZnSO4 और कॉपर। वही Fe किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब ये भी इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो हमें क्या मिल गया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पे देखो क्या है, कॉपर, यहाँ पे क्या है, लेस रिएक्टिव। जिंक और आयरन दोनों इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इससे ज़्यादा रिएक्टिव और ये क्या है, लेस। इन दोनों कंडीशन में ये दोनों चीज़ क्या थी, मोर रिएक्टिव थी, बट ये क्या है, अब लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। वहीं कॉपर यहाँ पे लेस रिएक्टिव है किससे, Fe ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम। दोबारा यहाँ पे क्या आ गया, कम, तो इसका मतलब यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होएगी। सेकंड Fe, देखो Fe का है और यहाँ पे क्या है, Z, यानी कि यहाँ पे क्या है, मोर है और यहाँ पे क्या है, लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब यहाँ पे भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि A और B में तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, बट C, D और E में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो ग्रैन्युल्स जिस चीज़ के हम ऐड कर रहे हैं वो मोर रिएक्टिव होनी चाहिए किससे, उस एक्वियस सॉल्यूशन में जो मेटल हम यूज़ कर रहे हैं, ये मोर है और ये लेस रिएक्टिव है।
इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ये मोर है, ये लेस रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। बट इन तीनों केस में क्या उल्टा है, ये तीनों क्या है यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, और जो सल्फेट के साथ है ये सारे के सारे क्या है मोर रिएक्टिव। तो इन तीनों बीकर में रिएक्शन नहीं होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिंक है वो मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से और कॉपर से। और एक मोर रिएक्टिव मेटल ही डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स एक्वेस सॉल्यूशन।